कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे। और माँ बाप की बात करें तो उनकी आंख के तारे तो वो होते ही हैं, और कुछ एक ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हर चीज कुछ भी कर गुजरते हैं। और ऐसे ही एक माँ बाप आज मेरे साथ है, राजकुमार जी और पायल जी। यस मेरा मैम। नाम है स्मृति और ये एक पॉडकास्ट सीरीज है जिसका नाम है नन्हे फरिश्ते। एंड बेसिकली दिस इज एन इनिशिएटिव बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। तो आप दोनों का, पायल जी और राजकुमार जी, आपका बहुत स्वागत है इस सीरीज में। सबसे पहले बच्चों की बात चल हाँ रही है जी, हाँ तो जी। उन्हीं की बात से शुरुआत करते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या क्या उनकी उम्रें हैं। हमारे 3 बच्चे हैं मैम, जी। 2 जिनमें लड़की है और दो 1 लड़का बेटियां है। हैं। 2 बेटियाँ हैं मेरी, 1 बेटा है। अच्छा, क्या उम्रें हैं उनकी। बड़ी बेटी की उम्र तो 18 साल है, अच्छा। जो सेकंड है उसके बाद भी एक बेटी है, उसकी उम्र 60 साल है। अच्छा, 16। हाँ जी, ठीक है। लड़का अभी 3 साल का है मैम। अरे वाह, काफी डिफरेंस है बेटे में, है ना। बस जी। मैम, जब हमको ये लगा भाई जैसे भाई दो बेटियां हैं हाँ, तो 2 एक घर बेटियाँ में एक हैं बेटा भी तो भी होना हो। चाहिए। जी जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो क्योंकि आज बच्चों की बात है और साथ में चाइल्ड डिसेबिलिटी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो हम पीछे भी अभी बैक स्टेज बात कर रहे थे इस बारे हाँ में जी, कि हाँ जी। आपके 2 बच्चे हैं जिन्हें हियरिंग लॉस था, प्रोफाउंड हियरिंग प्रोफाउंड लॉस। लॉस है। प्रोफाउंड जो हियरिंग लॉस होता है बेसिकली वो लॉस होता है जिसमें बच्चों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, 100% लॉस। और फिर उनका कोक्लियर इम्प्लांट करवाया आपने, हाँ जिसके जी। बारे में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते, इट इज़ नॉट अ कॉमन नॉलेज। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में एक हमें बताना चाहेंगे ओवरव्यू। बहरापन एक जन्मजात बीमारी कई बच्चे साथ में लेके पैदा होते हैं। जी। इसको आप जेनेटिक प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, या कोई जैसा प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयों का गलत सेवन, हुँ। या अत्यधिक दवाइयों का सेवन जिससे माँ करती है, उसमें माँ को और बच्चे को दोनों को हानि पहुंचने का कारण होता है। जी। तो जब मेरा पहला बच्चा हुआ हुँ, हुँ। तो हमको 3 साल तक तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते रहते हैं भी बच्चा हुँ। बोलेगा, लेट बोलेगा, जी। समय लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो उसमें हम ज़्यादा ही लेट हो गए। हुँ। और जब हमको पता लगा तो उसकी एज 5+ की हो चुकी थी। अच्छा। तो फिर हमने ईएनटी डॉक्टरों के पास गए तो बोले भैया अब तो इसको मशीन लगाओ, हुँ, हुँ, हुँ। और मशीन से ही सहारा है। तो बहुत दुख हुआ भाई, हम हुँ, एक बिना जानकारी के लगा लीजिए, क्योंकि फर्स्ट बच्चा था, उससे हुँ। पहले हमारे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। जी, जी, जी। तो मैम उसके बाद हमने दिल्ली में भी दिखाया, चंडीगढ़ में भी दिखाया। तो उन्होंने तो हमको 2 ऑप्शन बताए, भी हेयरिंग एड से ये इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है। हुँ। बट मेरे एक जानकार ने हमको बताया भी उसकी गुड़िया को भी ये लॉस था, तो उसने उसका कोकलर इम्प्लांट करवाया हुआ था। जहाँ उसने करवाया था उसने हमको वहाँ पर सजेस्ट किया, हम वहाँ गए। तो मेरी गुड़िया की उम्र 9 साल हो चुकी थी। ओहो! हुँ। तो हम वैसे तो लेट हो गए थे, पर डॉक्टर ने कहा भाई आप 5 साल से अभी तक हेयरिंग एड यूज कर रहे हो, तो इसके कान अभी जिंदा हैं। अच्छा। तो हम इसका इम्प्लांट करते हैं, और आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। जी, जी। तो उन्होंने जो धनराशि करी थी, वो उसका इंतजाम करने के बाद पैसा तो बहुत लगता है, हुँ। पर क्या करें, बच्चों के आगे हर काम करना पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो ऑपरेशन के बाद जब उसका स्विच ऑन हुआ, तो स्विच ऑन होने के बाद हमारी सारी फैमिली की आंखों में इतने आंसू आए भी हमारा बच्चा बिल्कुल सुनने हुँ। लग गया है और बोलने लग गया है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप उम्र के बारे में, क्योंकि आप बात कर रहे थे कि उम्र एक सर्टेन होती है जिसमें लगाना ज़रूरी होता है इम्प्लांट हाँ करवाना। जी, हाँ जी। तो क्या सबसे आइडियल एज क्या है? डॉक्टर ने आपसे क्या बताया था? डॉक्टर ये कहते हैं अंडर 3 साल की एज में अगर आप ये ऑपरेशन करवा लेते हैं, हुँ, हुँ। और बच्चे को 1 साल तक ट्रेनिंग देते हैं, थेरेपीज़ देते थेरेपी हैं। की रूप में ट्रेनिंग कही जाती है उसको, जी। तो बच्चा एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है। क्या बात है! बट 1 साल की थेरेपी के अंदर आपको उसको वो हर चीज सिखानी पड़ेगी। हुँ, जैसे कि मैम एक बात समझिए, हुँ, अब हम दूसरे देश चले जाएंगे, हुँ। वहाँ की भाषा हम सुन तो लेंगे पर बिल्कुल। समझ नहीं पाएंगे। जी, जी। तो वही चीज होती है, इम्प्लांट तो हो जाता है, पर हुँ, उसके आपको ये समझाना पड़ेगा, बेटा ये चेयर है, ये हुँ, पानी है। वो पकड़ेगा, वो सुनेगा सब कुछ इम्प्लांट हुँ, के बाद। हुँ। एक बार ही आपको समझाना है उसको अच्छी तरह, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी खत्म।
बच्चे का जो रिएक्शन आना चाहिए आफ्टर द थेरेपी वो एक वक्त सर्टेन वक्त के हाँ बाद जी, बेसिकली आता है। तो ये आपका कहने का मतलब है हाँ कि आप जी, उसे सिखाते हैं कि अगर तुम इस तरह की आवाज सुनते हो तो तुम्हें इस आवाज पे इस तरह रिएक्ट करना है। रिएक्ट करना तो है। मैं आपसे बात करना चाहूंगी पायल जी, क्योंकि बच्चों की थेरेपी में आपसे जब बात करी थी तो आपने मुझे बताया था कि आप करवाती हैं। तो कितना मुश्किल था कि थेरेपी आपने कभी पहले सुनी नहीं होगी, एक नई चीज। कोक्लियर इम्प्लांट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आज भी बहुत लोगों को नहीं पता, तो आपको भी पहली बार पता चला। फिर थेरेपी का काम आपके सर पर आया कि ऑपरेशन हो गया है, मशीन लग गई है और अब बच्चा सुनता है, लेकिन उसे अब रिएक्ट करवाना है, उसे समझाना है कि तुम्हें बुलाया जाए तो कैसे पलटकर जो है वो आपको रिएक्शन देना है। ये जब आपने उसे सिखाना शुरू किया, कितना आसान था, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल होता है मैम थेरेपी का तो करवाना। जी। पहले में तो समझ ही नहीं आता भी कैसे करवाएँ, हम्म। कैस और बच्चा बुलवाना बहुत मुश्किल होता है उससे। सबसे लेकिन बड़ी प्रॉब्लम तो बच्चे की सीटिंग की होती है मैम। हाँ, जी। बच्चा एक टिकाई से बैठते नहीं बैठता हैं। नहीं है, हाँ। जो आप कहोगे उसके विपरीत जाता है। हम्म। हाँ जी। तो एक माँ बाप का दिल है, उस दौरान वो बच्चे को कैसे हैंडल करता है। बच्चा पता नहीं क्या क्या उसको मारता भी है हम्म। और गुस्सा भी करता है। फिर हम्म। माँ बाप यही सोचता है भाई तू खा ले। ये भी थेरेपी का एक हाँ, प्रोसेस हाँ, का प्रोसेसर पार्ट है। प्रोसेस है, है। पार्ट है। ये उसका पार्ट है कि बच्चा अग्रेसिव होता सीटिंग है। करता नहीं है बच्चा, और जब तक कोई भी स्टूडेंट सीटिंग नहीं करेगा वो सीखेगा क्या। मतलब मैं प्रो जितना जान पाई हूँ इससे पहले, ये ऐसा बहुत बार सुनने को आया कि जो ये बच्चे होते हैं, जब खास तौर से जो बच्चे भी सुन नहीं पा रहे, तो ये भी एक समझने वाली बात है कि अगर आपका बच्चा सुनता नहीं है तो वो बोलेगा भी नहीं। बोलेगा बोलेगा भी नहीं, नहीं। हाँ जी। ये एक कॉमन सेंस वाली बात भी हो जाती है कि जब उस बच्चे को पता ही नहीं कि एक आवाज क्या चीज है, वो साउंड के साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं हुआ है, तो वो बोलेगा नहीं। तो आप उसको पहले सुनना सिखाते हैं, फिर आप उसे बोलना बोलना सिखाते हैं। तो डॉक्टर कितनी आपको ये चीज समझाता है कि आपको पहले आप, क्योंकि खुद तो आपको शायद उतनी समझ नहीं आती, तो डॉक्टर का क्या रोल था इस सब में? डॉक्टर ने हमें यही समझाया, हम जब सर्जरी के बाद हमने ये सोचा भई ये सीधा बोले, लेकिन हम्म। डॉक्टर ने हमें ये बताया इसको पहले सिर्फ सुनने दो। अच्छा। अभी ठीक है। ये मत सोचो कि भी ये डायरेक्ट बोलेगा। अच्छा। फिर हमने उसी पे उसको बस आवाज़ें लगाई, फिर उसने अपने आप ही रिप्लाई करना शुरू किया। आपके 2 बच्चों को इम्प्लांट हुआ है, यस। जैसा कि आपने अभी बताया मुझे। तो एक का 9.5 साल की उम्र में और हाँ एक जी, का 2 साल की हाँ उम्र जी। में। तो दोनों के बीच का फ़र्क क्या है? क्या आप देखते हैं कि दोनों का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें एक फ़र्क आ रहा है? ये तो एक समय सीमा होती है। जी। जैसे कि 9 साल के बच्चे को तो ये लग गया था भाई जो दुनिया है यहीं तक सुनाई देता है, वो वहीं तक सीमित रह जाता है। जी। पर जैसे कि 2 साल का बच्चा है, उसको तो ये लगता है भाई हुँ। अभी अभी सूरज निकला है, ये मेरे से बात करेगा, ये मेरे से बात करेगा। हुँ। चढ़ती उम्र होती है, जी। जो सीखने की सबसे बेस्ट उम्र होती है। हुँ। 3-4 साल तक ही कह सकते हैं हम। हुँ। जी। उसी के अंदर बच्चे का अंग भी विकसित होता है, सुनना भी, मेमोरी भी, हर चीज़ सही होती है। तो आपके, वही मैं जानना चाहती हूँ कि आपका जो छोटा बेटा है 2 हाँ, साल का जिसे आपने इम्प्लांट करवाया, तो अभी उसका उसकी कैसी डेवलपमेंट हो रही है? क्या आप एज़ पेरेंट्स काफ़ी संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैम, बिल्कुल। वो हुँ। तो ऐसा लगता है जैसे कि मैम बड़ी गुड़िया में, और उसमें वो बड़ी गुड़िया से भी आगे निकल गया। हाँ जी। अच्छा, इसी हाँ, इतने से छोटे हाँ से जी। हाँ, डिफरेंस अभी पर। उसको हमारे इम्प्लांट को 8 मंथ हुए हैं। 8 मंथ के अंदर तो हमको ये लगता है जैसे वो एक, अगर हम इतनी मेहनत और करेंगे वो बिल्कुल सामान्य जीवन अपना जीने लायक हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि अगर आप मेहनत करते हैं बच्चे पर, कोक्लियर इम्प्लांट जिस बच्चे को हुआ है, ऑपरेशन के बाद अगर आप उसे सिखाते हैं, थेरेपी करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो सामान्य जीवन जी सकता है, वो सामान्य तरीके से सुन सकता है, बोल सकता है। अ, क्योंकि इस बारे में अब बात हो रही है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब पता चला, आप लोगों का रिएक्शन तो ऑफ कोर्स एज़ पेरेंट्स बहुत ही वैसा मुश्किल होगा, आपको एक बार तो लगा होगा कि ये क्या हो गया? झटका लगता है मैम पूरा। तो सोसाइटी का फिर प्रेशर आता है, पहली गुड़िया हो गई, उसके साथ ये हुआ, तो आपने इतना वक़्त लिया, और फिर दूसरी गुड़िया से पहले क्या आपको फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था कि आपको एक सेकंड बेबी प्लान करना चाहिए? जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी बड़ी गुड़िया 18 साल की है और जी। छोटी 16 साल की है। जी।
तो जैसे बड़ी गुड़िया के जब हमको सेकंड डॉटर हुई, तो हमको ये पता नहीं था भी फर्स्ट वाली को लॉस है या नहीं है। नहीं है, तब आप नहीं जानते थे। जब हम ओह! नहीं जानते थे, कुछ वही बात मैंने आपको पहले बताई भई, हमारे समाज के अंदर क्या बोला गया, भई कुछ बच्चे लेट बोलते हैं। हुँ। तो ग्रैंड-पेरेंट्स ऐसे ही सोचते हैं। हाँ, हुँ, तो क्योंकि उनको ये पता नहीं है भई बच्चा बोल तो लेट लेगा, सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा नहीं है। सुन रहा। पहले उनको ये जानकारी होनी चाहिए भई बच्चा आपका लेट बोल तो पड़ेगा, पर हुँ, सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है। इस चीज़ जी। अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है भई हमारा बच्चा कम सुनाई दे रहा है, तो आप उसकी जाँच जल्दी से जल्दी करवाएँगे। सो इसे हम जैसे बात कर ही रहे हैं, हम इतनी सारी इंटरव्यूज में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अर्ली इंटरवेंशन। आप सबसे पहले जल्दी जब डिटेक्ट होती है प्रॉब्लम, तो उतना ही जल्दी जब डॉक्टर्स को आप अप्रोच करते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, थेरेपीज शुरू होती हैं, तो उतना अच्छा असर भी अच्छा आता है। असर ये होता आपने है खुद होता है। देखा होगा आपके हाँ दो जी। बच्चों के केस में। हाँ जी। सो राजकुमार जी, आप बात कर रहे थे कि पहले आपकी बेटी को क्योंकि 5 साल की उम्र में हियरिंग एड लग गया था, फिर 9.5 साल की उम्र में उसको कोक्लियर इम्प्लांट हाँ करवाया जी। गया। दोनों के बीच का अगर अंतर समझना हो, तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को ये दिखाया जाए कि कोक्लियर इम्प्लांट आखिर क्या होता है। तो वियान एंड स्नेहा, इनके बहुत प्यारे बच्चे हुँ। दोनों, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ आओ, जाओ, आओ, 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 आ जाओ। आओ। तो हम ले आओ इधर। मैं चाहूंगी कि आप देखें कि कोक्लियर इम्प्लांट किस तरह से जो है वो लगता है। मैं चाहूंगी कि जो हमारे कैमरामैन है थोड़ा सा इसे जूम इन करें। आइए, आइए बेटा। इधर आओ स्नेहा, ये कोक्लियर इम्प्लांट है मैम, और ये इसका प्रोसेसर है, ऐसे मैग्नेट है, ये एक अंदर लगा हुआ है इसका, और जी, ये ऊपर ऐसे फिक्स हो जाएगा। ये इस तरह से फिक्स हाँ होता है और ये जी, नीचे जो है इसका हिस्सा, ये हाँ जी, बैटरी होती है। ये बैटरी लगेगी इसमें, ये चार्ज जी, होती है, जी। ये ऐसे उतर जाती है। अच्छा, ठीक है। जी, ठीक है। और ये इस तरह से लग हाँ जाता है। जी, तो इसके ज़रिए ये सुन ये पाती सुन हैं। पाती है ठीक एकदम। है। और इसी तरह का आपके बेटे को भी लगा है? हाँ जी, वो थोड़ा अलग है। वो थोड़ा-सा हाँ अलग जी, वो मेटल तरीके से का है। है तो अलग है। यहाँ देखो, ये एक ये मशीन है मेटल की, इसमें प्रोसेसर है, ये ऐसे मैग्नेट लग जाएगी, और ये हमने सेफ्टी के लिए बांधा हुआ है, छोटा बच्चा है ताकि गिरे ना ये। और एक ये इस तरह की आती है, ये मशीन है बैटरी वाली, ये बैटरी उतार के चार्ज होती है, और ये ऐसे वायर है, ये मैग्नेट है। लगाओ, बस इसको लगाने के बाद बच्चा पूरी तरह सुन पाएगा। राजकुमार जी, थेरेपी की बात कर लेते हैं। वैसे तो आप मुझे बता ही रहे थे कि आप पायल जी, आप मेनली थेरेपी करवाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन तो एक हो ही जाता है, ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन करवाने के बाद थेरेपी का क्या रोल था? देखिए जी, जहाँ तक हमको ये अपने एक्सपीरियंस से लगा, और डॉक्टरों की टीम ने भी यही कहा है, कोक्लियर इम्प्लांट 35 से 40% रोल करेगा, जी। और 60 से 70 पैसे आपकी मेहनत, जिसे हम स्पीच थेरेपी कह देते हैं, हुँ, वो रोल करेगी। क्योंकि बच्चा सुनने तो लग जाएगा, हुँ, पर समझेगा नहीं, तो सुनने का फ़ायदा भी नहीं है। हुँ, बिल्कुल जो वो सही। समझेगा, वही वो बोलेगा वर्ड। हुँ, जैसे कोई फ्रूट का नाम है, या आप कलर्स का नाम है, हुँ, आप उसकी जानकारी उसकी नॉलेज में डालोगे, जभी तो वो बोल पाएगा, हुँ। और जभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा इस समाज के अंदर अपनी बात रखने का, तभी उसे पता लगेगा। ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं आपने जो थेरेपी पे ज़ोर नहीं देते और उस वजह से बच्चा सफ़र करता है? बहुत देखे हैं मैम। जी। पर जिन माँ बाप की थोड़ी सी मेहनत कम रही है, उनके बच्चों को कम थोड़ा सा रिजल्ट मिला है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पूरा समय दिया, पूरी अच्छी तरह सिखाया, आज वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होकर फर्स्ट डिवीजन के साथ स्कूलों में से पास हो रहे हैं, और काफ़ी नौकरियों के अंदर कार चलाना, बाइक चलाना, एरोप्लेन चलाना आम बात है उन लोगों के लिए। अब तो ऐसे डिवाइस आ गए हैं जिसको पैर कर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। जी, क्या बात है। आप बता रहे थे इसके बारे में। हाँ। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या बच्चे का जो टेम्परामेंट होता है, क्योंकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, हम्म। जब वो नहीं बोल रहा, तो आपने देखा है कि उसके टेम्परामेंट में भी, उसके बर्ताव में भी एक चेंज आता है। पहले वो थोड़ा खिजा-खिजा या अपनी बात को कहने के लिए चीखना, उसका इस्तेमाल करता है, और जब हल्का-हल्का बोलना शुरू होता है, तो उसे भी लगता है कि ये मेरी बात समझ पा रहा है, मैं इनको समझा पा रहा हूँ। ये भी देखा है क्या आपने? मैम, ऐसा है, इसके लिए तो कुछ हम लोग ज़्यादा जिम्मेवार हैं। हुँ, एक बच्चा नहीं सुन रहा है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं जी। उसकी बात को, क्योंकि
बच्चा सुन तो नहीं रहा पर जज्बात तो हैं उसके अंदर, जी। उसको भी अपनी लाइफ जीने का वो देख तो रहा है भाई समाज में क्या हो रहा है, हुँ। तो हम उसको इग्नोर इसलिए कर देते हैं पता नहीं क्या कह रहा होगा, 1 घंटे में इसकी बात समझ में आएगी, हम उसको समय नहीं देते। हुँ। और जब हम उस पे इम्प्लांट कर देते हैं, हाँ मैंने इसका इम्प्लांट करवा दिया, तब हम उसको चाहते हैं भाई आज ही ये बोलने लग जाए, इतने उससे इतनी अपेक्षा करते हैं। फिर हम उसको डांट देते हैं, "भी तेरे को 1 घंटा हो गया समझाते समझाते, अब तो बोल भाई, अब तो बोल हाँ। भाई।" भैया 1 घंटा क्या, 1 साल लग जाता है एक एक वर्ड हुँ, समझाने में। हुँ। आप ही अब ये देखिए, जब हम स्कूल जाते थे मास्टर हमको कितना समझाते थे, हम क्या साथ के साथ ग्रेजुएट हो गए। हाँ, बिल्कुल सही आपकी बात। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, मास्टर की बात से मुझे याद आ रहा है हम्म, कि एजुकेशन, स्कूल्स, इनकी तरफ से क्या बच्चों को इनफ सपोर्ट मिलता है? ख़ास तौर से मैं बात करना चाहूँगी कोक्लियर इम्प्लांट के बच्चों को। क्या आसानी से एडमिशन्स नॉर्मल स्कूल में मिलती हैं या अलग तरह से कोई स्कूल में आपको एडमिशन करवानी पड़ती है? जब मेरी बड़ी गुड़िया 5-6 साल की थी, जी। जो हमारे एरिया का टॉप स्कूल था, हुँ, हुँ। मैं चाहता था टॉप स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो टॉप ही आएगा। बिल्कुल। कुछ तो उसको फाउंड लॉस है, और कुछ अच्छी शिक्षा के साथ कम से कम ये अपना जीवन व्यापन कर पाएगा। मैं 2-3 स्कूल में गया पर उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। उन्होंने कहा भई इस तरह के बच्चों को रखने का हमारे पास कोई ओहो! टीचर नहीं है पढ़ाने वाले, तो मेरा बहुत दिल तोड़ा उन्होंने। हुँ, हुँ। फिर जो सेकंड क्रम के स्कूल हैं, जो सामान्य स्कूल हैं, जी। उसके अंदर मेरे को उसका मजबूरन दाखिला करवाना पड़ा। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सच्चाई है समाज की कि हम इन बच्चों को बराबरी का हक नहीं देते हैं। तो ये अपील है मेरी उन स्कूल से भी जो इस चीज़ को ख़्याल में नहीं रखते और इसे कंसिडर नहीं करते कि अगर आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें थोड़ी-सी स्पेशल अटेंशन चाहिए, तो आप एक सेपरेट उनके लिए ब्रांच बना सकते हैं। आप उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स को लेकर आ सकते हैं, ताकि ये कम बच्चे से भी कम आप उन बच्चों को देखिए तो सही भाई इंटेलिजेंट है नहीं है, जी। और वहीं बंद बैठे बैठे आपने डिसीजन कर दिया भाई हम नहीं ले रहे, ये तो हुँ। उनके साथ नाइंसाफी ये है। नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल सही बात आपकी। तो ये तो स्कूल्स की बात है, आपने बताया कि स्कूल्स में ही एक्सेप्टेंस नहीं है, हाँ जहाँ जी, से हमने सीख कर निकलना है। हाँ जी। लेकिन जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, सोशल एक्सेप्टेंस बच्चे की किस तरह से होती है? क्या आपके बच्चों को कोई ऐसी दिक्कत आती है कि वो ज़्यादा शाय हैं, बात नहीं करते, उनके आस-पास जो फ्रेंड्स हैं नेबर्स हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते या उतना अच्छे से बात नहीं करते? ये बच्चे जैसे अकेले रह करके ना एक समाज की धारा से अलग हो जाते हैं मैम। अच्छा। जो सामाजिक अपनी धारा है, हम इनको अकेले, जब तक आप इनको कंप्लीट हुँ, थेरेपी से नहीं गुजर जाएँ, आप इनको अकेला कहीं ट्रैवल नहीं करने दे सकते। बिल्कुल। कहीं आप इनको ऐसा नहीं भेज सकते भई कोई शादी है हमारे भई आप अकेले जाके अटेंड करी आइए, जी। या कोई फंक्शन है आप अकेले जाके इनका अटेंड करी आइए। हुँ, हाँ, अगर आप इनके साथ पूरी मेहनत कर लेते हैं और पूरी थेरेपी करवा देते हैं, तो ये अपने आप को उस काबिल बना लेंगे। बना लेते हैं। भगवान के साथ-साथ एक समाज के लोगों को भी ये सोचना चाहिए, भई ये भी एक समाज का हिस्सा है, इनसे हम हुँ। सिर्फ हेयरिंग लॉस नहीं मैम, और भी काफ़ी प्रॉब्लम होती जी, हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बारे में भी हमारे इस प्रोग्राम में बात हो रही है, हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज़ में बात हो रही है, उन डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी। तो फैमिली के सपोर्ट की बात करते हैं, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हाँ जी, रहते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट इन बच्चों के लिए इनके वर आगे बढ़ने के लिए कितना ज़रूरी है? फैमिली का सपोर्ट तो एक वरदान है, इस तरह के बच्चों के लिए। जी। क्यों? बच्चे को ये तो पहचान होती है छोटी उम्र में ही, भई रिश्ते, नाते, परिवार क्या चीज़ है। हुँ, जब उसको कोई पता लगता है ये मेरे चाचा जी हैं, हुँ, ये मेरी चाची जी हैं, ये मेरे बाबा जी हैं, तो उससे अपने एक समाज से जुड़ने की व्यवस्था बढ़ती है। भई ये मेरे सगे हैं, ये मेरे अंकल आंटी हैं, ये नॉन हैं, ये मेरे अपने हैं, और घर वालों का प्यार भी उस बच्चे को मिलता है, कुछ ना कुछ उनका भी पूरा सहयोग रहता है थेरेपी के अंदर। सो राजकुमार जी, आप जैसे मुझे बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपका जो बेटा है उसे सरकार की तरफ से एड मिली है हाँ जी। जिसकी वजह से जो उसका कोक्लियर इम्प्लांट का खर्चा है वो सरकार ने उठाया है, हाँ जी, हाँ जी। आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। हाँ जी। वो आपने कैसे किया, आपको कैसे पता चला उस प्रोग्राम के बारे में और किस तरह का प्रोसेस था? देखिए मैम, मैं आपको सच्चाई बताऊँगा,
जब मुझे पता लगा भी मेरे बेटे को शायद लॉस हो सकता है, तो मैं एक प्राइवेट क्लिनिक में गया। वहाँ मैंने उनको बोला भाई मेरे को मेरे बेटे का बहरा टेस्ट करवाना है। हम्म तो उन्होंने मेरे से बहुत मोटी रकम मांगी। हम्म तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भाई मैं इतने लेवल नहीं कर सकता भाई पैसे के लिए। हम्म तो उन्होंने कहा भी आप सरकारी अस्पताल में पता कर लीजिए। जी। तो मैंने सोचा भाई सरकारी अस्पताल में पता किया जाए। तो मैं सरकारी अस्पताल में कुरुक्षेत्र गया। तो वहाँ पर संदीप मिश्रा जी हैं। हम्म तो उनसे मिला भाई मेरे को मेरे बेटे शक है भाई मेरे बेटे को लॉस है हम्म और इसका मैं बैरा टेस्ट करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी पूरी मदद की। उन्होंने कहा आप बाहर जाइए, अस्पताल की रिसीविंग करवाइए हम्म और ये उन डॉक्टर से मिल के आइए। डॉक्टर से बता अपनी तकलीफ बताइए। डॉक्टर इसके टेस्ट के लिए बोलेगा। आप मेरे पास आना, फिर हम इसका टेस्ट करके पता लगा लेंगे भी इसको लॉस कितना है या नहीं है। जी। तो मैंने उनका धन्यवाद किया। वहाँ जाकर पर्ची कटवा करके उनके बताए हुए प्रोग्रेस के द्वारा उनके पास दोबारा पहुंचा। हम्म उन्होंने जब बच्चे का टेस्ट किया तो उसको प्रोफाउंड लॉस आया। हम्म तो वही बात, जब ऐसी खबर सुनता है तो एक पिता होने के नाते मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मेरा हम्म, बिल्कुल घबराहट चढ़ गई। अच्छा। तो मैं बोला संदीप जी, मैंने अपनी बड़ी गुड़िया का जो मेरे पास पूंजी थी वो लग गई और कुछ थोड़ा बहुत लोन वगैरह लेके कराया था। अब एक और ये आ गया, अब मैं कैसे इसका उपचार करा जी पाऊंगा। जी बिल्कुल। भाई मेरे तो बहुत मुश्किल हो गई जी। हम्म तो संदीप जी बोले भाई ऐसा है जी, सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीमें चला रखी हैं। हम्म अब वो बात नहीं रही। सरकार समझती है भाई बच्चों की तकलीफ को। तो उन्होंने मेरे को बताया आप जी एमसीएच चंडीगढ़ जाइए 32 सेक्टर में। हम्म वहाँ डॉक्टर रोशनलाल वर्मा हैं, आप उनसे मिलिए हम्म और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि सरकार ने आरबीएस के द्वारा 2 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सारा खर्चा स्वयं हरन हनन करने के लिए स्कीम हम्म, चलाई हुई है। जी जी। तो मैं जब डॉक्टर रोशनलाल वर्मा से मिला, इनकी रिपोर्ट दिखाई, वहाँ का परफॉर्म लॉस दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने मेरी पूरी मदद की। और आज मेरा बच्चा सरकार के द्वारा स्कीम के द्वारा ऑपरेशन हो चुका है और इसके अंदर मेरा भी कुछ खर्चा नहीं हुआ। देखिए, ये थे एक अवेयर पेरेंट और चाहे मजबूरी में सही लेकिन एक सवाल आया मन में कि मैं कैसे करूँगा। फिर उसकी जानकारी ली तो पता चला कि सरकार की ऐसी स्कीम्स चल रही हैं। फिर उस स्कीम का फ़ायदा उठाया। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से, क्योंकि आपके पास उतनी आमदन नहीं है, आप उस वजह से अपने बच्चे को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या आपकी मजबूरी है, तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखिए कि आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। सरकार आपको बहुत सारी सुविधाएं देती है, लेकिन उन सुविधाओं के बारे में आपको पता नहीं होता है, तो उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। पायल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि डिवाइस जो है, जो आप अभी दिखा रहे थे बच्चे का, तो वो भी काफ़ी मुश्किल होता होगा उसे संभालना, क्योंकि आप बताए थे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसकी केयर की भी कुछ हाँ जी। केयर भी करनी पड़ती होगी। हाँ तो वो जी। कैसी केयर होती है और कैसे आप करते हैं? एक बॉक्स आता है मैम, वैक्स बॉक्स, उसमें उसको रखना होता है ड्राई बॉक्स में। जी। और डेली उसको क्लीनिंग भी करना, उतार के चार्ज भी करना, पानी से बचाना, अच्छा। सोने के बाद उतारना। हाँ और हाँ। छोटे बच्चे को तो लगाना भी इतना मुश्किल होता है। तो आपको ये पूरी ट्रेनिंग वहाँ सेंटर पे दी जाती है? आपको डॉक्टर्स बताते हाँ हैं? जी, हाँ जी, ये सब आपको कुछ बताते हैं। कंपनी प्रोफेशनल्स के बताते जो हैं? हाँ, जब हम वहाँ से कंपनी जिस कंपनी से हम ये प्रोसेसर कंपनी वगैरह वालों ने खरीदते हैं, बताया था। जी। तो कंपनी वाले हमको सब कुछ सिखाते हैं। आपको पूरा हाँ, और एक्सप्लेन कुछ करते हैं। जब बच्चा मैम धीरे धीरे लगातार इसको लगाने लगता है डिवाइस हुँ, को, कुछ बच्चा भी को भी पता लग उसको जाता है अच्छा भी ये भी लगने मेरी लगता है जिंदगी का बिल्कुल। एक पार्ट है। हुँ, हाँ, हाँ, केयर तो करोगे तो उतने ही दिन चीज का के अच्छा चलेगा। अच्छी चलेगी। चैलेंजेस की बात करते हैं, ये भी एक तरह का चैलेंज था। बहुत से चैलेंजेस माँ-बाप को आते हैं। देखिए, कितना भी हम कह लें कि माँ-बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है एज़ ह्यूमन्स। लेकिन समव्हेयर जब ये चैलेंजेस आते हैं, दिक्कतें आती हैं, आप इमोशनली भी काफ़ी असर अपने आप पर देखते हैं कि बहुत असर हो रहा है। इन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करते हैं और क्या-क्या चैलेंज आप इन बच्चों को लेकर आगे देख रहे हैं? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है कोई, या कोई चिंता? मेन चैलेंज तो हमेशा ये दिमाग में आता है मैम, भी हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा। कैसे होगा? हुँ, हुँ, और बड़े होके कैसे दूसरी करेंगे बात आगे? मैम, जो
काफ़ी चीज़ें हैं, ये हर चीज़ में आगे बढ़ जाएंगे। पर हम्म कोई स्पोर्ट का मैटर है या किसी भी चीज़ का भाग दौड़ का, अब ये ना किसी भी रेस के अंदर या किसी क्रिकेट के अंदर हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ये भी दुख होता है माँ बाप को, भी हम्म मेरा बेटा पीछे रह जाएगा, मेरे हम्म बच्चे पीछे रह जाएंगे। हम्म पढ़ाई लिखाई में आगे निकल जाएंगे हम्म और उन्नति कर लेंगे। लेकिन एक डॉक्टर से मेरी इस बारे में जब बात हुई थी, जब मैंने उनसे पूछा था कि इसे कैसे केटर किया जाए, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए वही बात है कि ये खास बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, इन्हें स्पेशल अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, प्यार चाहिए। तो एक और चीज़ जो इन्हें चाहिए ना, वो ये कि आप इन्हें समझें, क्लोजली देखें कि इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये किस चीज़ में अच्छे हैं। और वो हम शायद आज की डेट में इस बारे में बात हो ही रही है कि ऐसे बच्चे जो जितने भी छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से कौन सी फील्ड में अच्छा कर पाएंगे, ये पेरेंट्स को जानना होता है। तो अगर आप इसे एक रिस्ट्रिक्शन ना मान के ये देखें कि आपके बच्चे कौन सी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, अगर आप उस तरफ उनका ध्यान डाइवर्ट करें तो ये बच्चे भी बहुत कामयाब होते हैं। तो इस ये बात में डर सा मानते बना हैं आप? रहता है मन में बस। जी ये मैंने ये नहीं कहा ये बच्चे बिल्कुल, मैं कहने मतलब ये था भाई ये बच्चे ऐसी बात नहीं है भाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, जी पर अपने मन के अंदर ये थोड़ा डर जी, बना एक रहता माँ है। बाप का एक डर है, डर राइट। बना रहता है, हम्म वरना क्या पता उसके अंदर मशीन तो एक डिवाइस ही है, करना हम्म बाकी अंग तो नॉर्मल ही है इनके। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल भाई सही बात। हाँ, पर ये मन में डर सा बना रहता है भाई मेरा बच्चा या काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जी, तो मैं जाते जाते आपसे आपसे बहुत अच्छी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है। मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह का और सपोर्ट चाहते हैं, सरकार की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, और पेरेंट्स जो बच्चों को इतना अच्छा सपोर्ट दे नहीं पा रहे, उन सब से आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? सरकार की तरफ से और आपके सहयोग की तरफ से मैं तो एक बात कहूँगा, जैसे इस तरह के सेमिनार आयोजित होते रहें, जी जिस तरह के हम माँ बाप हैं हमारे साथ और माँ बाप मिलके कुछ वो अपनी बताएं कुछ हम अपनी बताएं और सफ़र कट जाए। जी सही। क्योंकि हर व्यक्ति का, हर माँ बाप का अपने बच्चे के प्रति एक नज़रिया, एक चुनौतियां अलग अलग होती हैं। वो जब हम्म मिलकर बैठते हैं तो शेयर हो जाती है, तो एक क्योंकि कम्युनिटी बननी एक चाहिए कम्युनिटी पेरेंट्स की बननी भी, चाहिए, कि सब पेरेंट्स अपनी बात को बात को रख सकें, सकें। एक कम्युनिटी हो। हाँ, और जैसे कि सरकार की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम होते रहें भाई, जो हमारे साथ हैं उन बच्चे लेट ना हो, जल्दी से जल्दी सरकारी योजनाओं का लाभ लाभ उठा उठा सकें सकें और अपना जीवन अच्छे सुधार से। सकें। हाँ बिल्कुल सही बात। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया पायल जी। जी बहुत ही अच्छी बात इन लोगों से हुई और इन्होंने बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो दी है, क्योंकि पेरेंट्स से हम कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छे से कहें, लेकिन कई बार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है, बाकी लोगों को भी आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। मैं हूं स्मृति, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक पॉडकास्ट सीरीज़ है जिसका इनिशिएटिव लिया है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा ने, और इस पॉडकास्ट सीरीज़ का नाम है नन्हे फरिश्ते। और उसी के तहत आज का भी ये इंटरव्यू जो था ये कोक्लियर इम्प्लांट स्पेशल था, और किस तरह से इन बच्चों को आगे लाने के लिए, इनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, इनको इंक्लूड करने के लिए कोशिशें की जा सकती हैं, इसके क्या पहलू हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में हमने बात की। और ये पॉडकास्ट सीरीज अभी चल रही है, और भी ऐसे और बहुत सारे सेशंस हम करते रहेंगे। धन्यवाद।